अगर मैं आपसे कहूं कि आपके ही जैसा कोई एक दूसरे यूनिवर्स में भी एग्जिस्ट करता है, तो क्या आप मेरी बात मानोगे? इसमें कोई शक नहीं कि ये चीजें बेहद ही डरावनी है और सच कहूं तो झूठ भी लगती है, लेकिन इस बात में सच्चाई भी हो सकती है। यूनिवर्स थ्योरी के मुताबिक आपका ही एक कॉपी दूसरे यूनिवर्स में भी एग्जिस्ट करता है। समानांतर ब्रह्मांड की इस अविश्वसनीय थ्योरी में ज्यादातर कोई भी वैज्ञानिक विश्वास नहीं करता, लेकिन फिर भी बार बार हमें ऐसे सबूत मिल रहे हैं जो इन पैरेलल यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस की ओर इशारा करते हैं। तो अब ये पैरेलल यूनिवर्स क्या है और इनकी डिस्कवरी से हमें क्या मिलेगा? आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे। साथ ही कुछ ऐसे सॉलिड प्रूफ्स के बारे में भी जान लेंगे जिससे यूनिवर्स की थ्योरी सच साबित हो रही है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। ह्यूमन सिविलाइजेशन हमेशा से ही ये पता लगाना चाहती हैं कि हमारे अलावा भी यूनिवर्स में कहीं और लाइफ मौजूद है या फिर नहीं। आप ये भी कह सकते हो कि ये हमारी एग्जिस्टेंस का सबसे बड़ा सवाल है। वैज्ञानिकों को भी ये सवाल हर वक्त परेशान करते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का तो ये तक कहना है कि हमारे जैसे ही दुनिया इस अनंत ब्रह्मांड में मौजूद हैं, जिन्हें सरल भाषा में पैरेलल यूनिवर्स या मल्टीवर्स भी कहा जाता है। मैं जानता हूं कि ये सारी चीजें किसी मूवी या फिर साइंस फिक्शन बुक में ही सच लगती है, लेकिन फिर भी समय समय पर कुछ ऐसी जानकारियां सामने आती रहती हैं जो हम सबका इंटरेस्ट बढ़ा को देती है। वैज्ञानिकों ने साल 1964 में ह्यूग एवरेट ने पैरेलल यूनिवर्स का कंट्रोवर्शियल आइडिया दुनिया के सामने रखा था। उनके मुताबिक हमारी दुनिया जैसी ही बहुत सी दुनिया है जो किसी न किसी रूप से कनेक्टेड है। इससे प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करें तो सिंपल भाषा में इन दूसरे ब्रह्मांड की हिस्ट्री और यहां तक कि प्रेजेंट भी हमसे कई रूप से अलग होंगे। हो सकता है कि दूसरे ब्रह्मांडों में इंसानों के साथ डायनासोर भी रह रहे हों, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे ब्रह्मांड में इंसान पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हों। उस वक्त में ह्यूग एवरेट की इस थ्योरी को नकार दिया गया था और कोई भी इसे मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। लेकिन ह्यूग एवरेट असल में एक बेहद ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल का जवाब दे रहे थे, जो उस वक्त भी वैज्ञानिकों को परेशान करे हुए था। क्वांटम फिजिक्स की पढ़ाई में सभी की दिलचस्पी जाग रही थी और सभी लोग इस अजीब दुनिया को समझना चाहते थे। असल में क्वांटम फिजिक्स क्वांटम लेवल पर मौजूद चीजों की स्टडी है, यानी कि ये उन छोटी चीजों की स्टडी है जिसे आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जैसे कि आइटम्स और इलेक्ट्रॉनिक इत्यादि। लेकिन कई बार क्वांटम फिजिक्स इससे भी छोटी चीजों की प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश करता है। इस दुनिया में क्वांटम मैटर नाम की एक चीज एग्जिस्ट करती है जो कभी कभार बेहद ही अलग तरह से रिएक्ट करने लगती है। इसका ये बिहेवियर दूसरे पार्टिकल से बिल्कुल अलग हो जाता है। इसका जवाब देने के लिए वैज्ञानिक थ्योरी देते हैं कि प्रकृति के बारे में हम जितने भी नियमों को जानते हैं, शायद उनसे और ज्यादा चीजें हैं जो दुनिया को चलाती है, और इस चीज को भी प्रूफ किया जा सकता है। जो लोग क्वांटम मेटा के बारे में स्टडी कर रहे हैं, उन्हें पता चला है कि क्वांटम पार्टिकल्स जैसे कि फोटॉन अलग अलग फॉर्म्स लेते रहते हैं। इसमें किसी भी तरह का पैटर्न दिखाई नहीं देता। जो वैज्ञानिक इस स्टडी को कर रहे हैं, उनका कहना है कि फोटॉन कभी कभी वेव की तरह काम करते हैं तो कभी कभी पार्टिकल की प्रॉपर्टीज को दिखाते हैं। ये बिल्कुल इस तरह है जैसे कि एक इंसान एक पल में सॉलिड चीज था और दूसरे पल में गैस बन गया। वैज्ञानिक मानते हैं कि जब हम क्वांटम पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करते हैं, तब हमारी उस ऑब्जर्वेशन की वजह से उनकी प्रॉपर्टीज बदल जाती है। इसके साथ ही यह भी कहा जाता है कि हमारे ऑब्जर्व करने की वजह से हम उन क्वांटम पार्टिकल्स के स्टेट तक को बदल देते हैं। हम जब उन्हें देखते हैं तब वो एक पर्टिकुलर स्टेट को पकड़ा DDH लेते हैं और हमें उसी कंडीशन में दिखाई देते हैं। तो अब ये पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी से कैसे रिलेटेड है? एवरेज का कहना था कि जब हम क्वांटम पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करते हैं, तब वो अपना स्टेट नहीं बदलते, बल्कि वो ब्रह्मांड को ही विभाजित कर देते हैं। इसका मतलब ब्रह्मांड में हर एक क्वांटम मैटर का स्टेट अलग अलग ब्रह्मांडों में कन्वर्ट हो जाता है। मैं जानता हूं कि इसे अच्छे से समझना थोड़ा मुश्किल है,
लेकिन आप इसे ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि क्वांटम वर्ल्ड में किसी यूनिक प्रॉपर्टी की वजह से ब्रह्मांड अलग अलग भागों में डिवाइड हो जाता है। हम जानते हैं कि आसपास की हर एक चीज क्वांटम पार्टिकल से बनी है। आप में टेबल, कुर्सी, जानवर सब कुछ आइटम से मिलकर बने हैं। आइटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्वांटम पार्टिकल ही तो है। हम चारों तरफ से क्वांटम पार्टिकल से घिरे हुए हैं। तो अगर क्वांटम पार्टिकल्स डिवाइड होकर दूसरे यूनिवर्स में लगातार कन्वर्ट होते रहे तो जाहिर सी बात है कि ये ऑल्टरनेटिव यूनिवर्स भी बनाएंगी। एवरेस्ट के इस मेथड को इतना नकारा इसलिए गया था क्योंकि यह हमारे समय के फंडामेंटल लॉज को पूरी तरह से तोड़ दे रहा था। कई सालों तक उसकी इस थ्योरी पर यकीन नहीं किया गया, लेकिन हाल ही में वैज्ञानिक के एक बार फिर से उसकी इस थ्योरी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। भले ही उसे प्रैक्टिकल तरीके से इस्तेमाल करने का कोई जरिया ना हो, तब भी कई वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि इस थ्योरी के बारे में अगर सोचे तो ये थ्योरेटिकली जरूर पॉसिबल है। केवल एवरेस्ट की ये थ्योरी ही रैंडम पार्टिकल्स के विज्ञान को एक्सप्लेन नहीं करती, बल्कि स्ट्रिंग थ्योरी भी इसी पर काम करती है। स्ट्रिंग थ्योरी का कहना है कि इस दुनिया में क्वांटम पार्टिकल से भी ज्यादा छोटे पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी ये भी कहती है कि पैरेलल यूनिवर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। करीब 8 बिलियन साल पहले बिग बैंग हुआ था। तभी से हमारा ब्रह्मांड लगातार बढ़ता होता जा रहा है और एक्सपैंड कर रहा है। हर एक पैरेलल यूनिवर्स एक ही पॉइंट से इमर्ज हुए हैं। फिर भी हम दूसरे ब्रह्मांडों में किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि ये ब्रह्मांड एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। पल यूनिवर्स थ्योरी पर विश्वास नहीं करने वाले बहुत से वैज्ञानिक हैं और उन सभी का सिर्फ एक ही पॉइंट है कि इन्हें प्रूफ करने के लिए कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा सकता। लेकिन एक बेहद ही रोमांचक का एक्सपेरिमेंट ने शायद इसे बदल दिया है। इस एक्सपेरिमेंट का नाम है कॉस्मिक रे डिटेक्शन टेस्ट। इस मेथड की मदद से हमने ऐसे पार्टिकल्स खोज निकाले हैं जो हमारे ब्रह्मांड में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते। नासा के एंटार्कटिका इंपल्सिव मंजीन टीना ने स्पेस में बहुत सारे हाई एनर्जी पार्टिकल्स खोजे हैं, जिनकी पावर इतनी ज्यादा है कि हम पृथ्वी पर उन्हें कभी बना नहीं सकते। वही लो एनर्जी पार्टिकल्स जैसे कि न्यूट्रिनो से पृथ्वी के थ्रू पास हो जाते हैं और कहीं डिटेक्ट ही नहीं होते। हाई एनर्जी पार्टिकल्स जो ज्यादातर स्पेस से आते हैं वो पृथ्वी से टकराकर एक जगह पर रुक जाते हैं और उन्हें डिटेक्ट कर लिया जाता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने हाई एनर्जी पार्टिकल्स को पृथ्वी से निकलते देखा है, जो ये सजेस्ट करते हैं कि ये पार्टिकल्स समय में पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं। इसी चीज से वैज्ञानिकों ने प्रेडिक्ट किया है कि पहले यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं। इसे भी समझना थोड़ा मुश्किल है। हाई एनर्जी पार्टिकल्स का समय में पीछे की तरफ मूव करना सच में बेहद ही कंफ्यूजिंग है, लेकिन ये एक बात जरूर साबित करती है कि पैरेलल यूनिवर्स एडजस्ट करते हैं। नासा की इस डिस्कवरी को भी कई लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि शायद दुनिया के दूसरे फिनोमिना की वजह से भी ये चीज डिटेक्ट हो सकती है। हमें बस ये नहीं पता है कि वो फिनोमिना क्या है, लेकिन वैज्ञानिक तो किसी जमाने में ये तक विश्वास करते थे कि हमारी धरती जैसा कोई भी प्लैनेट नहीं है, पर हमने हजारों 100 प्लैनेट्स खोजकर उन्हें गलत साबित कर दिया। एस्ट्रोनॉमर्स कभी ये भी कहा करते थे कि सोलर सिस्टम के अलावा कोई और चीज है ही नहीं, लेकिन आज हम सब जानते हैं कि ये सच नहीं है। तो हो सकता है कि कल को पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी भी सच हो जाए। आज हम उस स्थिति में हैं कि अपने ब्रह्मांड की विशालता का मोटे तौर पर आकलन कर सकते हैं। हमारी विराट पृथ्वी सौर मंडल का एक साधारण आकार का ग्रह है, जो सूर्य नामक तारे के इर्द गिर्द परिक्रमा कर रही है। सौर मंडल का स्वामी होने के बावजूद सूर्य भी विशाल आकाश गंगा दुग्ध मेखला नाम की मंदाकिनी का एक साधारण और औसत आकार का तारा है। इस विराट ब्रह्मांड में हमारी आकाश गंगा की तरह लाखों अन्य आकाश गंगाएं भी हैं। अतः हमारा ब्रह्मांड आकाश गंगाओं का एक विशाल समूह है। आजकल के वैज्ञानिक यहां तक मानते हैं कि ब्रह्मांड एक नहीं बल्कि अनेक हैं। इन्हें ही हम मल्टीवर्स के नाम से जानते हैं। जैसा कि साइंस फिक्शन फिल्मों में हमें या तो काल्पनिक पात्र दिखाई देते हैं या फिर ऐसे स्ट्रेंज लोग दिखते हैं जिनमें अनोखी पावर होती है जो आम जिंदगी में होने संभव ही नहीं है।
लेकिन इस तरह की फिक्शन फिल्मों में विश्वसनीयता पैदा करने के लिए कई बार कहानी में साइंस के कॉन्सेप्ट्स का भी उपयोग होता है। मार्वल सीरीज की फिल्मों का एक हीरो डॉक्टर स्ट्रेंज भी ऐसा ही एक पात्र है जिसके पास समय में यात्रा करने की शक्ति है। इस सीरीज की ताजा फिल्म में भी मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट का उपयोग किया गया। आइए जानते हैं कि आखिर यह मल्टीवर्स क्या है और विज्ञान के मुताबिक इसके होने में कितनी सच्चाई है। मल्टीवर्स के समझने के लिए पहले हमें यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड को समझना होगा। हम अंतरिक्ष में जितनी भी चीजों का अस्तित्व समझ पाते हैं वे ब्रह्मांड का हिस्सा है जो एक ही माना जाता है। इसमें हर जगह पर एक ही जैसे नियम लागू होते हैं जिन्हें यूनिवर्सल नियम कहते हैं। हम नहीं जानते कि हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल है। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे ब्रह्मांड से भी आगे अरबों प्रकाश वर्ष की दूर तक वास्तविक ब्रह्मांड फैला हो जिसमें गैलेक्सी, तारे, ग्रह और सभी कुछ मौजूद हो। इस बात की भी संभावना है कि पृथ्वी जैसे ग्रह भी मौजूद हों जो हमारी अब तक की पहुंच से भी दूर हों और वहां हमारे ग्रह की तरह भी जीवन हो। डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी में इन्हीं मल्टीवर्स के बीच टाइम ट्रेवल की क्षमता को दिखाया गया है, जिसके लिए डॉक्टर स्ट्रेंज जादू का उपयोग करते दिखाई देते हैं। जहां मशहूर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का कहना है कि हम कभी भी प्रकाश से तेजी से यात्रा नहीं कर सकते, लेकिन कई वैज्ञानिक अवधारणाओं ने इसके अलावा भी संभावना जताई है। वैज्ञानिकों ने शोधों में ब्रह्मांड में कहीं भी तुरंत पहुंचने के एक साधन को वर्महोल नाम दिया है। वर्महोल एक सुरंग होती है जो दो ब्रह्मांड के दो बिंदुओं के बीच की दूरी को कम कर देती है, जो स्पेस और टाइम दोनों को एक साथ जोड़ देती है, जिसके अंदर जाकर हम अंतरिक्ष के एक छोर से दूसरे छोर तक कम समय में यात्रा कर सकते हैं। यहाँ दो जगहों का मतलब कोई नजदीकी जगह नहीं है, उन दोनों जगहों के बीच की दूरी लाखों प्रकाश वर्ष हो। अगर हम वर्महोल को खोजने में सफल हो जाते हैं तो हम अरबों खरबों प्रकाश वर्ष की दूरी चंद सेकंड में तय कर सकते हैं। इस तरह से देखा जाए तो हमारा ब्रह्मांड केवल एक विकल्प भर है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई दूसरा ब्रह्मांड भी हो और उसमें कुछ अलग तरह के यूनिवर्सल नियम काम करते हो, और इस तरह के अलग अलग नियम वाले कई ब्रह्मांड भी तो हो सकते हैं। मल्टीवर्स अभिधारणा कल्पना मात्र नहीं है, बल्कि मल्टीवर्स का सिद्धांत अनेक क्वांटम प्रयोगों और मैथमेटिकल कैलकुलेशन का परिणाम है। क्वांटम फिजिक्स में काम करने वाले वैज्ञानिकों ने मल्टीवर्स की व्याख्या अपने अपने अनुसार की है। भिन्न भिन्न सिद्धांतों की व्याख्या और मैथमेटिकल कैलकुलेशन से ये 5 सिद्धांत निकलते हैं जो मल्टीवर्स सिद्धांत का समर्थन करते हैं। फ्रिस्ट थियरी है इन्फिनिट यूनिवर्सेस। वैज्ञानिक स्पेस और टाइम के आकार के बारे में एक मत नहीं है, परंतु ज्यादातर वैज्ञानिक मानते हैं कि स्पेस और टाइम का आकार फ्लैट है और जो अनंत तक फैला हुआ है। तो अनेक ब्रह्मांड होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि कभी न कभी प्रत्येक कॉन्फ़िगरेशन खुद को रिपीट करेगा। और अगर ऐसा है तो हमारी आकाश गंगा, हमारे सौर मंडल, हमारे ग्रह, यहाँ तक कि हमारे प्रतिरूप भी रिपीट होते होंगे और हमारा पूरा ब्रह्मांड भी रिपीट होगा, और हमारे ब्रह्मांड जैसे अनेकों ब्रह्मांडों का वजूद संभव हो सकता है जिनमें हमारे प्रतिरूप अपने अलग अलग निर्णयों के कारण अलग अलग तरह की लाइफ जी रहे हों। आइए इसे मैथमेटिक्स द्वारा समझते हैं। हम देखते हैं कि अगर हम 3 अंकों वाली एक संख्या को अनेक बार अंकों के परिवर्तन के साथ लिखते हैं तो एक समय के पश्चात संख्या खुद को रिपीट करती है। जैसे 1 2 3 2 3 1 3 1 2 1 2 3 2 3 1 3 1 2 1 2 3 सेकंड थ्योरी है बबल यूनिवर्सेस मल्टीवर्स सिद्धांत का समर्थन करने वाले इस सिद्धांत को जन्म दिया इटर्नल इन्फ्लेशन थ्योरी ने। इन्फ्लेशन एक धारणा है कि बिग बैंग के बड़े धमाके बाद ब्रह्मांड का विस्तार तेजी से हुआ और वह वास्तव में गुब्बारे की तरह फैल रहा था। इस प्रकार अनेकों अलग थलग बबल यूनिवर्सेस को जन्म हो रहा है, और इस प्रकार हमारा अपना ब्रह्मांड, जहां इटर्नल इन्फ्लेशन समाप्त हो रही है और जहां तारों और आकाश गंगाओं का निर्माण हो रहा है, अंतरिक्ष के विशाल समुद्र में एक छोटा सा बुलबुला है जिनमें से कुछ अभी भी बढ़ रहे हैं, जिसमें हमारे ब्रह्मांड जैसे अनेकों ब्रह्मांड निहित हैं। थर्ड थ्योरी है पैरेलल यूनिवर्सेस।
मल्टीवर्स सिद्धांत का समर्थन करने वाले इस सिद्धांत को स्ट्रिंग थ्योरी ने जन्म दिया। ऐसा माना जाता है कि सारे ब्रह्मांड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो कुछ टूटकर नए ब्रह्मांड बन गए, या फिर कभी दो ब्रह्मांड के टकराव से एक नया ब्रह्मांड बन गया। इसी आधार पर हो सकता है कि कहीं दूसरे ब्रह्मांड में किसी दूसरे ग्रह पर पृथ्वी के समान घटना घट रही हो। इन ब्रह्मांडों में हमारे ब्रह्मांड की हर वस्तु का प्रतिरूप मौजूद है। हमारे ही ग्रह की तरह ग्रह, यहाँ तक कि हमारे प्रतिरूप तक मौजूद हो सकते हैं। फोर्थ थियरी है डॉटर यूनिवर्सेस। यह सिद्धांत क्वांटम यांत्रिकी के विश्लेषण के फलस्वरूप प्राप्त होता है, जिससे एक और तरीका का जन्म होता है जिससे कई ब्रह्मांडों के अस्तित्व की कल्पना की जा सकती है। क्वांटम यांत्रिकी निश्चित परिणामों के बजाय संभावनाओं के संदर्भ में दुनिया का वर्णन करता है, और इस सिद्धांत का गणित सुझाव दे सकता है कि किसी स्थिति के सभी संभावित परिणाम अपने स्वयं के अलग ब्रह्मांडों में होते हैं। आपने कई बार किताबों और अक्सर अपनी आसपास सिविलाइजेशन यानी सभ्यता शब्द सुना होगा। हम सब ने अभी तक मानव सभ्यताओं के बारे में पढ़ा है, जैसे पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग, कांस्य युग और सिंधु घाटी सभ्यता आदि। इन सभ्यताओं के विकास के क्रम में बांटा गया है, जैसे वो क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कैसे रहते थे। यही मानव के विकास का क्रम था। मानव विकास में आज हम आधुनिकतम हैं, क्योंकि हम अपने से पिछली जनरेशन के मुकाबले बहुत सारी खोज कर चुके हैं, रहने खाने के नए जुगाड़ ढूंढ चुके हैं, मानव चंद्रमा पर कदम रख चुके हैं और मंगल ग्रह पर पहुंचने की तैयारी है। मानव निर्मित अंतरिक्ष यान सौर मंडल की परिधि को पार कर ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने के लिए अग्रसर है। मानव ने ऊर्जा प्राप्त करने के नए तरीके ढूंढे, जैसे पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा। यह है मानव के विकास का क्रम, और भविष्य में मानव और कितना विकास करेगा इसके बारे में बहुत सी परिकल्पनाएं हैं। लेकिन अगर हम मानव विकास के क्रम को अलग हटके हम संपूर्ण ब्रह्मांड में विकास की बात करें, तो इसके लिए हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत सारी रिसर्च की। इसमें से एक रिसर्च है वैज्ञानिक मिखाइल कार्दाशेव की। इन्होंने सिविलाइजेशन को मापने के लिए एक पैमाना तैयार किया है। आइए जानते हैं कार्दाशेव और उनकी थ्योरी के बारे में। ईयर 1964 में रूसी खगोल शास्त्री मिखाइल कार्दाशेव द्वारा प्रस्तावित थ्योरी स्केल टाइप 0 से लेकर टाइप 5 या उससे आगे तक होता है। प्रत्येक स्केल की सिविलाइजेशन ऊर्जा खपत और तकनीकी क्षमताओं में वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। टाइप 0 सिविलाइजेशन समकालीन मानव सभ्यता के बराबर है। टाइप 1 सिविलाइजेशन अपने ग्रह की सारी ऊर्जा का उपयोग कर सकती है, और टाइप 2 सिविलाइजेशन अपने तारे की ऊर्जा का उपयोग कर सकती है। टाइप 0 सिविलाइजेशन की विशेषता मुख्य रूप से गैर नवीकरणीय स्रोतों जैसे जीवाश्म ईंधन और जल विद्युत ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों के सीमित उपयोग के माध्यम से ऊर्जा की खपत है। टाइप 1 सिविलाइजेशन उस सभ्यता को कह सकते हैं जो कि अपने ग्रह पर मिलने वाली पूरी एनर्जी ऊर्जा को काम में ला सके या उसका उपयोग कर सके। टाइप 1 सभ्यता सौर, पवन, भूतापीय और ज्वारीय ऊर्जा सहित अपने ग्रह की सभी ऊर्जा का उपयोग कर सकती है, और टेराफॉर्मिंग और जलवायु नियंत्रण जैसी प्रौद्योगिकी के माध्यम से अपने पर्यावरण में हेरफेर कर सकती है। हम मानव अभी स्केल के 0.73 नंबर पर हैं, और आने वाले कुछ सैकड़ों सालों में हम टाइप 1 सभ्यता बन जाएंगे। टाइप 2 वो सिविलाइजेशन होगी जो कि अपने पूरे तारे यानी स्टार की सारी एनर्जी का प्रयोग करती हो। स्टार से जितनी भी एनर्जी मिलती है वह सभ्यता उस पूरी एनर्जी से अपनी मांगों और जरूरतों को पूरी करती है। फिलहाल ये हमें बहुत अजीब लगे, पर हम तारों की पूरी एनर्जी डायसन स्फीयर जैसे कॉन्सेप्ट से ले सकते हैं। इसमें हम पूरे स्टार को एक स्फीयर के अंदर ढक देंगे। टाइप 2 सिविलाइजेशन के लिए अपने तारे की ऊर्जा का उपयोग करने के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी का स्तर वास्तव में चौंका देने वाला है। इसके लिए मेगा स्ट्रक्चर्स की आवश्यकता होती है, जैसे कि तारे के चारों ओर एक विशाल संरचना जो एक तारे को चारों तरफ से घेरती है। डायसन स्फीयर एक विज्ञान की थ्योरी है जिसमें हम
इस तरह का एक जाल या कहें कुछ ऐसा बनाएं जिससे हम तारे की पूरी ऊर्जा को प्राप्त कर सकें। जैसे तारा स्फेयर यानी गोल होता है तो हम उसकी पूरी ऊर्जा तभी ले सकते हैं जब हम उससे बड़ा एक स्फेयर बना के उसे ढक दें और उस स्फेयर के प्रयोग से तारे की ऊर्जा को नियंत्रित कर सकें। वैज्ञानिक मानते हैं कि आने वाले 1 लाख सालों में शायद हम ये मुकाम भी हासिल कर सकते हैं। टाइप 3 सिविलाइजेशन या सभ्यता। वो सिविलाइजेशन होगी जो कि पूरी गैलेक्सीज यानी आकाश गंगा को नियंत्रित करती हो और उसके सभी एनर्जी संसाधनों पर उसका हक हो। टाइप 3 सभ्यता इतनी एडवांस है कि ये हमारे लिए भगवान की तरह है। अगर जानकारी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।